अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 25। अच्छा, अब ये ऐसा एमसीक्यू है कि इसमें हम 2 मरतबा लॉ ऑफ कोसाइंस अप्लाई करेंगे। ठीक है, अब लॉ ऑफ कोसाइंस एक दफ़ा से नहीं होगा बल्कि 2 दफ़ा अप्लाई करना पड़ेगा। देखिए करना हमने क्या है इसमें, कहता है द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस 3p एंड 2p। दो फोर्सेस हैं, उन दोनों फोर्सेस के मैग्नीट्यूड्स हैं 3p और 2p। उन दोनों का जो रिजल्टेंट है दैट रिजल्टेंट इज r। रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस 3p एंड 2p इज r। कहते हैं इफ फर्स्ट फोर्स इज डबल्ड, अगर एक फोर्स को डबल किया जाए, फर्स्ट फोर्स को सॉरी पहली फोर्स को अगर डबल किया जाए द रिजल्टेंट इज डबल, तो रिजल्टेंट भी डबल हो जाता है। आपने क्या करना है, यू हैव टू फाइंड एंगल बिटवीन द टू फोर्सेस। आपने उन दोनों ओरिजिनल फोर्सेस यानी 3p मैग्नीट्यूड वाली और 2p मैग्नीट्यूड वाली जो फोर्स है उन दोनों फोर्सेस के आपने एंगल्स फाइंड करने हैं। ठीक है, तो देखें सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, हम नाम दे देते हैं कि वो फोर्सेस जो है, एक फोर्स है F1, ठीक है, दूसरी फोर्स है F2 और तीसरी फोर्स है F3। ठीक हो गया, लॉ ऑफ कोसाइंस अप्लाई, सॉरी हेड टू टेल रूल अप्लाई करें कि F1 फोर्स ऐड होती है F2 फोर्स में, F1 और F2 फोर्सेस ऐड होती हैं आपस में, और जो रिजल्टेंट फोर्स बनती है उस रिजल्टेंट फोर्स को हमने नाम दिया हुआ है F3 फोर्स का। ये F3 फोर्स है। अब जो इनिशियल स्टेप है, इनिशियल स्टेप यहां तक का यानी इफ से पहले पहले का, इस इनिशियल स्टेप में F1 का मैग्नीट्यूड 3p है, F2 का मैग्नीट्यूड 2p है। तो देखें ये F1 का मैग्नीट्यूड मैंने लिख दिया 3p, F2 का मैग्नीट्यूड मैंने लिख दिया 2p, F2 का मैग्नीट्यूड 2p, और रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड है r, तो ये F3 का मैग्नीट्यूड मैंने लिख दिया r। ठीक हो गया, एंगल हमने फाइंड करना है किस किस के दरमियान, ओरिजिनल फोर्सेस के दरमियान यानी F1 और F2 के दरमियान। तो देखें वंस अगेन फिर वही वाली सिचुएशन बन रही है, F1 और F2 के दरमियान ये जो ट्राइंगल के अंदर एंगल बन रहा है ये हेड और टेल के दरमियान है। ये नहीं फाइंड करना बल्कि वो एंगल फाइंड करना है जो टेल्स के दरमियान है। तो टेल्स के दरमियान फाइंड करने के लिए F1 को पुश करेंगे आगे, F1 मूव करके यहां तक आ गया। अब F1 की टेल F2 की टेल के साथ कनेक्ट हो चुकी है, तो ये वो एंगल है जिसको थीटा का नाम मैं दे चुका हूं। ये वो एंगल है जो F1 और F2 की टेल्स के दरमियान है और यही एंगल हमने फाइंड करना है। ठीक है, लेकिन डायरेक्टली थीटा एंगल फाइंड नहीं हो सकता क्योंकि वो ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल है और लॉ ऑफ कोसाइन यूज करने के लिए इंटीरियर एंगल जरूरत होता है। इंटीरियर एंगल जो है वो फिर बनता है पाई माइनस थीटा यानी 180 डिग्री माइनस थीटा। ठीक हो गया, यूज कर लेते हैं लॉ ऑफ कोसाइन को। तो पाई माइनस थीटा कोस ऑफ पाई माइनस थीटा, तो कोस पाई माइनस थीटा किस किस के दरमियान है, बिल्कुल क्लियर है आपके सामने कि ये F1 और F2 के दरमियान है। तो ये मैंने लिख दिया 2F1 F2, फिर माइनस का साइन लगाया, फिर लिखा F2 स्क्वायर, फिर लिखा F1 स्क्वायर, और फिर इक्वालिटी साइन के बाद बाकी F3 तो बचे तो ये लिख दिया F3 स्क्वायर। ठीक है जी, अब इसको आगे लेके चलते हैं। अब देखें F3 का मैग्नीट्यूड है R, सो आपके सामने मैंने लिख दिया R स्क्वायर। F1 का मैग्नीट्यूड है 3p, तो F1 की जगह जब मैं 3p लिखूंगा तो ओवरऑल बनेगा 9p स्क्वायर प्लस का साइन। F2 का मैग्नीट्यूड 2p है, तो जब यहां पे लिखूंगा तो ओवरऑल बनेगा 4p स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3p इंटू 2p इंटू कोस पाई माइनस थीटा। कई दफा बता चुका हूं, अभी भी आपके सामने लिखा हुआ है, ये इक्वल होता है माइनस कोस थीटा के। अब अगले स्टेप में आर स्क्वायर को मैंने ऐसे ही लिखा, ये बना 9p स्क्वायर, 4p स्क्वायर बन गया 13p स्क्वायर। अच्छा, मजीद माइनस के साइन के बाद 2 3 6 6 2 12, तो प्लस 12p स्क्वायर कॉज ऑफ थीटा। ठीक हो गया, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होते हैं। अच्छा, इसको अब हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1 का। ठीक है, क्योंकि अभी ये इक्वेशन हमारे किसी काम की नहीं है फिलहाल। अभी मैंने स्टार्ट में आपको बताया था ना कि 2 दफा लॉ ऑफ कोसाइन अप्लाई होगा, तो अब दूसरी दफा मैं अप्लाई करने वाला हूं। अच्छा, अब जरा देखें, अब एक नई सिचुएशन बनने वाली है। अब नई सिचुएशन जो बनेगी वो देखिएगा। इफ के बाद वो कहते हैं अगर फर्स्ट फोर्स को डबल कर दिया जाए, फर्स्ट फोर्स को डबल करने का मतलब पहले F1 का मैग्नीट्यूड 3p था, तो अब F1 का मैग्नीट्यूड कितना हो गया, अब F1 का मैग्नीट्यूड हो गया 6p, जरा डबल होगी। देन रिजल्टेंट इज डबल्ड, तो रिजल्टेंट भी डबल हो जाएगा, यानी F3 जो है पहले R था, देखें R था, अब F3 क्या हो जाएगा 2R। ठीक होगा, लेकिन इस सारी सिचुएशन के दौरान F2 का उसने कोई जिक्र नहीं किया, तो F2 का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। जब F2 का जिक्र ही नहीं किया तो इसका मतलब F2 का मैग्नीट्यूड सेम है, जो कि 2p था, अभी भी मैंने 2p लिख दिया।
इसी तरह एंगल का भी कोई जिक्र नहीं किया कि एंगल चेंज होगा या कुछ, एंगल का भी जब कोई जिक्र नहीं किया तो एंगल भी वैसे के वैसे ही रहेंगे, थीटा और पाई माइनस थीटा। ठीक है, अब ये नई सिचुएशन जो बनी है इसके लिए फिर से मैं लॉ ऑफ कोसाइन अप्लाई करने वाला हूं। तो फिर से मैं लॉ ऑफ कोसाइन लिखता हूं, फिर से ये सारी f3 स्क्वायर इज इक्वल टू f1 स्क्वायर प्लस 2f, मतलब ये पूरी की पूरी लाइन आपने एज इट इज लिख देनी है। मैं अब नीचे उनकी वैल्यूज पुट कर रहा हूं। तो देखें f3 स्क्वायर की जगह अब f3 2r है, तो अब f3 स्क्वायर की जगह जब मैं 2r लिखूंगा तो बनेगा 4r स्क्वायर इज इक्वल टू f1 कितना हो चुका है 6p, तो f1 स्क्वायर क्या हो जाएगा 36p स्क्वायर। ठीक है, f2 प्लस f2 स्क्वायर, f2 एज इट इज है 2p, तो इसका स्क्वायर बन जाएगा 4p स्क्वायर। ठीक हो गया। आगे माइनस का साइन है तो ये लिखा माइनस 2 f1 f2, f1 6p है, f2 2p है, तो ये लिखा 6p, ये लिखा जी मैंने 2p, और आगे है वही cos ऑफ पाई माइनस थीटा जो कि माइनस cos थीटा के इक्वल होता है, तो ये लिखा हुआ था माइनस cos थीटा, ये मैं इसको एज इट इज लिख देता हूं। आई होप कि इस स्टेप में आपको कोई मसला नहीं है, फिर से उधर दोबारा उसको लिखना मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल था, इसलिए मैंने नहीं लिखा। अच्छा, अब जरा देखें क्या बनेगा, ये बन जाएगा 4r स्क्वायर, ये इधर नीचे अब मैं लिख रहा हूं, ठीक है, क्योंकि स्पेस मेरे पास खत्म हो चुकी है। ये मैंने लिख दिया 4r स्क्वायर, 36p स्क्वायर प्लस 4p स्क्वायर क्या बना 40p स्क्वायर, 40p स्क्वायर। इसी तरह ये माइनस और माइनस मिलके प्लस बन गए, 2 6 12, 12 2 24, तो बना प्लस 24 प्लस 24p स्क्वायर कॉस ऑफ थीटा। अब देखें पूरी इस इक्वेशन को 4 से डिवाइड करें तो बनेगा r स्क्वायर इज इक्वल टू 10p स्क्वायर प्लस 6p स्क्वायर कॉस ऑफ थीटा, और ये बन गई इक्वेशन नंबर 2। अब अगर मैं 1 और 2 को कंपेयर करता हूं तो देखें r बीच में से गायब हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ इक्वेशन p में आ जाएगी। ठीक है, तो मैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कंपेयर कर रहा हूं, ये मैं लिख नहीं रहा कंपेयरिंग 1 एंड 2, जुबान से बोल के बता दिया, आप लोगों को खुद ही पता चल जाना चाहिए। तो ये मैंने लिखा 13p स्क्वायर, क्योंकि स्पेस कम है ना मेरे पास, 13p स्क्वायर प्लस 12p स्क्वायर कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू ऐसे ही 10p स्क्वायर प्लस 6p स्क्वायर, 10p स्क्वायर प्लस 6p स्क्वायर कॉस ऑफ थीटा। अगले स्टेप में जब रीअरेंज करेंगे तो देखें 10p स्क्वायर यहाँ के 13p स्क्वायर में से सब्ट्रैक्ट होगा तो बाकी बचेगा 3p स्क्वायर इज इक्वल टू 12p स्क्वायर कॉस थीटा, उधर जाके 6p स्क्वायर कॉस थीटा में से सब्ट्रैक्ट होगा तो बाकी बचेगा माइनस 6p स्क्वायर कॉस ऑफ थीटा। स्पेस मेरे पास खत्म हो चुकी है, तो अब फिर डेफिनेटली मुझे ऊपर आना पड़ेगा, तो मैं बाकी जो बच गए वो यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये ले भी इधर आ गया मैं। ठीक है, तो देखें अब ये p स्क्वायर और p स्क्वायर तो होगी कैंसिल, इसी तरह माइनस 6 इधर आके 3 से जब डिवाइड होगा तो बनेगा -1/2 इज इक्वल टू कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, और थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ -1/2। फिर वही सिचुएशन बन गई जो मैं इस सिचुएशन के बारे में भी आपको बार बार बता चुका हूं कि अगर कॉस इनवर्स ऑफ 1/2 हो तो डायरेक्टली होता है 60 डिग्री, कॉस इनवर्स ऑफ 1/2 हो तो डायरेक्टली होता है 60 डिग्री। लेकिन अगर हो cos इनवर्स ऑफ -1/2 तो अब ये क्या होता है, तो ये होता है 180 डिग्री में से आपने उस रेफरेंस एंगल 60 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये लिखा 180 माइनस 60, सो थीटा इज इक्वल टू 120 डिग्री, सो योर आंसर इज ऑप्शन सी। ठीक हो गया जी, तो ये था एमसीक्यू नंबर 25। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं अब।